रायसेन के ओबेदुल्लागंज में एक किसान ने आरोप लगाया है कि उसकी कृषि भूमि का रास्ता पिछले 3 साल से सागर मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे वह अपनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसान का कहना है कि वह कैंसर से जूझ रहा है और रास्ता बंद होने से खेती के साथ साथ आर्थिक और मानसिक परेशानी भी बढ़ गई है। किसान ने सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर और एसडीएम कार्यालय में कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिल पाया। प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है, जबकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। क्या समस्या है? ये रास्ते की समस्या है और तो समस्या ये पानी भी नहीं मिला, परेशानी हो रही है। तो आपके यहाँ तो जल संसाधन विभाग की नहर है, फिर पानी क्यों नहीं मिल रहा आपको? अच्छी ये नहर पे ये कब्जा कर रखा ना, कहाँ से बनने? किसने कर रखा था? सागर कंपनी वालों। तो आपने बात नहीं की सागर कंपनी वालों से? अरे वो मानते कहाँ था? कितनी जमीन है आपकी? 3 एकड़ हुआ है। मेरी जमीन राजपुर में आती है, 400 किलोमीटर तो बड़ा आपको दिख रहा है, इससे मेरे खेत में पानी लगता था। तो सागर कंपनी वालों ने आगे से ये बड़ा बंद कर दिया है, तो बंद कर दिया। प्रशासन से ये चाहता हूँ कि मेरी सिंचाई की व्यवस्था करें, पानी का हो या करें, महसूद है। मतलब मेरी यही बुखार है कि वो मुझे पानी का संसाधन किसी तरीके से मेरा प्राप्त करें। कुछ चीजें जानकारी में आई थी, किसान मुझसे मिले भी थे और विगत समय में उनको हमने प्रवेश दिलाया भी है और उनको कृषि कार्य सुलभ कराया है। इस बार पुनः ये चीज संज्ञान में आई है तो तहसीलदार साहब जो है उनके स्तर से जांच हमने करवाई है और धारा 131 जो भूरा संहिता की उसके अंतर्गत भी कार्रवाई प्रचलित है और शीघ्र ही उसमें जो विधि अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी और कृषि का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है, ये अपने आप में संहिता कहती है। और जहाँ तक आप जो नहर पर अतिक्रमण की बात कर रहे हैं तो मेरी इसमें WRD के लोगों से, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात हुई है। हमारे साथ में पीड़ित किसान गौरव चौहान जी भी जुड़ गए हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका। गौरव जी, कब से परेशान हो रहे हैं, कब से खेतों तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्या कुछ आरोप सागर कंपनी के ऊपर है? आरोप तो नहीं कहेंगे कि आरोप है, एक तरह के जास्ती कह सकते हैं, बेवकूफी कह सकते हैं या दादागिरी। अब इसको क्या है कि ये आरोप तो उस चीज के लिए होता है कि वो सामने वाला मतलब दिखे ही ना कि ये उसका अपराध है। ये तो कानून को दिख रहा है, सरकारी नहरें पूरी अंदर कर ली। गौरव जी, कब से रास्ता बंद कर दिया गया, कितने समय से? ये करीब इन्होंने नहर पे अतिक्रमण तो 2011 ही से शुरू कर लिया था, जो आज की तारीख में पूर्णतः 3-4 किलोमीटर इन्होंने पूरा नहर कवर कर ली है, पेड़ लगा लिए हैं, नहर को सीमेंटीकरण कर लिया, अंदर की नहर को बाजू में पूरा रास्ता बना लिया है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं बची है। शासन बिल्कुल पूर्णतः अंधा हो गया, शासन देखने को तैयार नहीं है। ले एप्लीकेशन और शिकायत कर करके किसान पागल हो जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज होगा कल होगा, आज की कंडीशन में तक मेरे खेत में टेक नहीं पहुंच पाया है। नहीं, जाहिर तौर पे जो समस्या है वो काफी गंभीर है। हमारे सहयोगी अली हसीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, शिकायतें कई बार की गई, आखिर क्यों नहीं प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है? जी आप बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से अपनी आंखें बनते हुआ है। प्रशासन ने अभी तक इन किसानों की किसी भी तरीके की समस्या को पूर्ण नहीं किया। जब भी प्रशासन से आला अधिकारियों से बात की गई तो उनका यही कहना था कि दिखवा के ये मामला हमारे संज्ञान में, लेकिन इन बेबस किसानों की समस्या अभी तक बिल्कुल किसी भी प्रशासन अधिकारी ने गंभीरता से नहीं ली और उनको हर बार बस आश्वासन दिया जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिया जाता। रोहित, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास लौटूंगा मैं। अली, हमारे साथ में पीड़ित किसान अर्जेश नागर जी भी जुड़ गए हैं। अर्जेश जी, कहां कहां अब तक शिकायतें कर दी गई है, कितने समस्या से आप लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं? अर्जेश नागर जी, आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है सर। अर्जेश जी, अब तक कहां कहां शिकायत दर्ज करवा चुके हैं? जी, हमने सिंचाई विभाग में, तहसील में और भी जगह शिकायतें करवाई, जैसे कलेक्ट्रेट में भी, वहां भी करवाई है, रायसेन भी, लेकिन किसी चीज पे कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई सर।
हमें आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन कोई भी आगे कोई भी प्रशासन का आदमी हमारी मदद करने को कोई तैयार नहीं है। राजेश जी, कितने ऐसे किसान हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? सागर कंपनी कब से आप लोगों को आपके ही खेतों तक नहीं पहुंचने दे रही है? ये तो करीबन सर ली है उन्होंने, जब से ये जमीन ली है और जब से प्लांट का कार्य चालू किया है तभी से किसानों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब कुछ समय से करीबन 4 साल के अंदर 4 साल से तो हमारा पानी बंद कर दिया, नहर की कैनाल बंद कर दी है, और उसके बाद में हमारे नहर पे पूरा कब्जा करके उन्होंने 3-3 फीट के पिलर खड़े करके और उस पर लोहे का पाइप डाल दिया 2 किलोमीटर तक। तो सारे के सारे किसानों को, मतलब एक दूसरे के खेतों में से जो हम जाया करते थे, तो उन्होंने क्या करा है कि सारे के सारे किसानों का रास्ता बंद कर दिया। तो उसमें अभी 3-4 किसान ऐसे हैं जो हम सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो हमें घुसने ही नहीं दिया जा रहा है खेतों में। तो हम अब किस टाइप से खेती करें, किस टाइप से नहीं करें, इस चीज के लिए हम लोगों ने बार बार प्रयास करा है। शासन से गुहार भी लगाई है इस बात के लिए कि हमें इसमें मदद की जाए, लेकिन कोई भी आगे लेकर हमारी मदद करने को तैयार नहीं। हमने क्या किया कि पाइपलाइन की व्यवस्था बनाई। 170 पाइप की लाइन हमने नदी से लेकर केसी करके हमारे खेतों तक सिंचित करने के लिए हमने लाइन गड़ा के लेकर आए। तो इन्होंने उस पर भी, जबकि वो दादपुर और तामोद का मेड़ा था 30 फीट चौड़ा, उस पर कब्जा कर लिया और हमारी पाइपलाइन पे पूरे पे पिलर खड़े करके 5 फीट गड्ढे करके उन्होंने हमारी पूरी लाइन को फोड़ दिया है। तो उसके लिए भी हमने बार बार बोला, तो वो कहते हैं ठीक है तुम्हारा नुकसान हुआ हम देंगे, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कुछ नहीं करा सागर कंपनी वालों ने। तो और हमारे खेतों के बराबर बाउंड्री, बगल में बाउंड्री बना के पूरी बाउंड्री वाल में पाइप लगा दिए। तो पूरा उनका बारिश का पानी है, जो उनका सीवेज का पानी है, लेटरिन बाथरूम बनाई है उन्होंने, उस टाइप का पानी पूरा हमारे खेतों में बार बार निकाल रहा है। वो हमारी फसल को खराब कर देते हैं। मतलब किसी तरीके से हमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि किसी तरीके से हमें जमीन बेच दे। हमारे साथ में गौरव चौहान जी भी बने हुए हैं। गौरव जी, कितना चुनौतीपूर्ण जीवन हो जाता है, आप बीमार भी हैं और दूसरी तरफ खरीफ फसल भी आपको बोना है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याएं तो बहुत सारी है। अब अपने जीवन में आदमी को खेती ही नहीं करना है या धंधा ही नहीं करना है, परिवार भी चलाना होता है, घर की भी जरूरतों की पूर्ति करनी रहती है। जैसे आदेश ने बताया नागर जी ने कि ये समस्या है, ये कोई वैसी समस्या नहीं। प्रशासन पूरी तरीके से सागर फैक्ट्री के चारों ओर लिप्त है, मतलब उनकी ही मर्जी से है। ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि इतने लंबे समय तक सुनवाई ना हो, जबकि तहसील यहाँ से 4 किलोमीटर दूर ये बनी हुई है। ये कहते हैं कि हालांकि ये शिक्षा उनका कृषि मंत्री का क्षेत्र है और उनको पूरा इसका संज्ञान दिया गया है। विधायक सुरेंद्र पटवा जी को भी सब मालूम है, उनको भी पूरी जानकारी है, लेकिन कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है। जाहिर तौर पे प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को यदि समस्या के बारे में मालूम है तो उन्हें भी हस्तक्षेप करना चाहिए। अजेश नागर जी, फिर क्यों नहीं जनप्रतिनिधियों की तरफ से हस्तक्षेप किया जाता है? क्यों नहीं कभी आके आप लोगों से बातचीत करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है? अजेश नागर जी। सर, मैंने तहसील में जाकर फेस टू फेस एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और सिंचाई विभाग, ये तीनों लोगों से मैंने फेस टू फेस बात भी करी। मैं अभी करीबन 4-5 साल से हम लोगों को जितने भी हम किसान उधर जो 424 लगा हुआ कैनाल लगी हुई है, उसमें हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। 4 साल से उन्होंने पूरा पानी बंद कर दिया, नहर की कोई सुविधा नहीं। इसके बाद भी सर सरकार क्या करती, 15 जुलाई तक हमसे पैसा वसूल रही है। 152 रुपए पर एकड़ का हम पैसा भी दे रहे हैं बराबर, उनको 15 जुलाई तक जमा कर रहा है। उसके बाद तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को बैठकर बात। अजेश नागर जी, सागर कंपनी में क्या होता है, किस चीज की फैक्ट्री है ये? सर कपड़े धागा बनाती है और कपड़े का प्रिंटिंग का काम भी होता है सर। 2 अलग अलग प्लांट है सर इनके। तो कभी फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई? आप लोगों ने कभी सोचा कि डायरेक्ट जाके सागर कंपनी से बातचीत कर लेते हैं, उनको बताते हैं कि हम अपनी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए? हमने बात करने की बार बार प्रयास किया सर, उनके साथ बैठे भी है, सागर कंपनी वालों ने बुलाया, उनके ऑफिस में भी बैठे, उनकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। सुनील चंदेल जी से बात हुई है, यादव जी से बात हुई है, उसके बाद में वहाँ पे बेनी। क्या बातचीत होती है जब जाते हैं आप लोग, तो क्या बातचीत होती है कंपनी से? सर
वो सर आश्वासन देते हैं कि हम सिद्धार्थ साहब से बात करेंगे, उनसे बात करके हम आपको बताते। करीबन 1.5-2 महीने से तो यही चल रहा है सर। इसके बाद में उन्होंने क्या करा है कि हमें धमकाने की कोशिश की, हमने काम रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने क्या हमारी लाइनें फोड़ दी, तो हमने उस पर काम रुकवाने की कोशिश की। मैंने कहा आपने कुछ नहीं करा, तो हम काम रोक रहे हैं। तो उन्होंने सर हमें मतलब कानून का हवाला दिया कि हम तो पुलिस वालों से उठवा देंगे, तो तुम्हें तुम्हारी जमीन को। काफी गंभीर ये मामला है और कोशिश हमारी भी यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सक्ती के जयजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नाली का गंदा पानी अस्पताल में घुस गया है। डिलीवरी रूम, जनरल वार्ड, स्टोर, इंजेक्शन कक्ष और साथ ही ड्रेसिंग रूम समेत कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे नवजात शिशुओं और साथ ही प्रसूताओं की सुरक्षा पर भी संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। पूरी रात मरीजों और उनके परिजनों में अफरा तफरी का माहौल रहा। परिजनों ने बेड और नवजातों को सुरक्षित रखने के लिए मशक्कत की, जिसके बाद सुबह सफाई कर्मियों ने पानी निकालने के बाद स्थिति सामान्य की। तो देखिए जिस तरह से अस्पताल में पानी घुस आया है, इसके बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद में स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि सीधे अस्पताल परिसर में पानी भर गया। और देखिए जहां पर मरीज भर्ती हैं, जो उपचार के लिए सब अस्पताल में पहुंचे थे, उनके घुटनों तक यहां पर पानी पहुंच गया है। स्थिति ऐसी है कि वो स्टोर रूम जहां पर इंजेक्शन रखे हुए हैं, दवाइयां रखी हुई है, पानी वहां भी पहुंच गया। ऐसे में शिकायतें लोगों की तरफ से की गई, सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। पूरी रात अस्पताल के वार्ड में पानी भरा रहा और मरीज परेशान होते रहे, उनके परिजन परेशान होते रहे, घुटनों तक पानी था। सुबह सफाई कर्मी आकर उसने जब पानी को बाहर निकाला तब लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन जिस तरह से अस्पताल के अंदर में पानी भर चुका है, कई तरह के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधे सीधे नाराजगी जाहिर की है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले से तैयारी नहीं की गई थी। हमारे साथ में बीजेपी से कीर्तन चंद्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कीर्तन चंद्रा जी, आखिर क्यों ये अव्यवस्था है, जब पहले से मालूम है कि मानसून में बारिश होनी है, बारिश होगी तो नदी नाले उफान पर आएंगे, तो क्या पहले से जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी? आखिर कैसे अस्पताल परिसर के भीतर में और खासतौर पे जहां पे मरीज भर्ती हैं उस जगह पर भी बारिश का पानी पहुंच गया है? जी, क्या है, लगातार अधिक बारिश होने के कारण पहली बार ऐसा हुआ है। आज तक वहाँ ऐसा कभी भी इसके पहले नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। ड्रेनेज की व्यवस्था कर दी गई है और आज वहाँ जो पानी निकासी का था उसका भी मामला सब ठीक हो गया है। अधिक पानी गिरने के कारण ये सब हुआ है। बहुत ज्यादा बारिश है, लगातार बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं बहुत सारे नदी नालों में उफान आया था। ठीक है, हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से ईश्वर साहू भी जुड़ गए हैं। ईश्वर जी, यदि लगातार बारिश हो रही है तो फिर तैयारी भी तो उतनी ही दुरुस्त होनी चाहिए थी। क्या लापरवाही बरती गई है जिसकी वजह से अस्पताल के भीतर पानी भर गया? वहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं काफी कमजोर व्यवस्थाएं हैं, जिस कारण पानी वहाँ भर रहा है। और ये अभी की समस्या नहीं है, काफी विगत दिनों, पिछले साल भी और अन्य काफी दिनों से जो वहाँ का व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिस कारण पानी का भराव वहाँ हो जाता है। ईश्वर जी, आप कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन कीर्तन जी बीजेपी के नेता हैं, वही तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पहली बार हुआ है जब इस तरह से पानी भर गया हो। ऐसी स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई। हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल, जयजयपुर नगर पंचायत के अंदर आप कई सड़कें भी देख सकते हैं जो नदी की तरह लबालब भरा रहता है। कीर्तन जी जवाब दीजिए। वो तो निकासी का जगह नहीं है, जिस कारण से जो हॉस्पिटल में पानी भरा है। कीर्तन जी, आखिर ड्रेनेज की अगर व्यवस्था सही से नहीं की गई थी तो लापरवाही तो बढ़ती गई है। अब क्या एक्शन लिया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ड्रेनेज की व्यवस्था है। अरे ड्रेनेज की व्यवस्था तो अस्पताल के अंदर पानी भर गया, घुटनों तक लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तस्वीरें झूठ बोल रही है क्या? नहीं हुआ था, अधिक बारिश होने के कारण है। आज की स्थिति देखें, 2 घंटा के बाद की स्थिति देखें, ऐसा नहीं है, सब ठीक हो गया। कीर्तन जी, रात में आप गए थे क्या मरीजों के पास? पूरी रात मरीज जब परेशान होते रहे, घुटनों तक पानी भरा हुआ था, कितने लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए? मैं खुद गया था वहाँ। रात में गए थे आप?
मैं खुद गया था, रात में गया था, देखा हूँ वहाँ की बारिश की स्थिति। तो कीर्तन जी, तो फिर तो आपको सबसे पहले सवाल उठाना चाहिए, यदि आप वहां पर गए थे, आपने मरीजों की समस्याओं को देखा, जाना, समझा, तो सबसे पहले तो आप ही को सवाल खड़ा करना चाहिए था कि आखिर क्यों नहीं पहले से व्यवस्था की गई थी। त्वरित व्यवस्था कर दिया गया है। दूसरे जगह वो जहाँ पे अभी वेंटिलेटर का जगह था, वहीं पे अब मरीजों को ले जाया जाएगा, वहीं पे उसका इलाज होगा। और ये जो पुराना हॉस्पिटल है, जहाँ पे जमीन थोड़ा नीचे होने के कारण वहाँ कभी कभी अधिक बारिश होता है, तो ये पानी आ गया है, पानी आया है, उसके कारण अब उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो कीर्तन जी, सभी मरीजों को रेफर कर दिया गया है? जी, सभी नहीं, वहाँ पे जितने मरीज हैं सबको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। और अच्छे से जो आइसोलेशन वार्ड, मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि अस्पताल परिसर में जहाँ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, वहां पर फिलहाल अभी एक भी मरीज नहीं है? नहीं है, वहाँ एकदम ठीक हो गया है। ईश्वर साहू जी, आपको भी ऐसा लगता है समय रहते तुरंत काम यहाँ पर किया गया, प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने अपनी भूमिका सही से निभाई है? अब मैं बाहर होने के कारण इस पार पहुंच नहीं पाया हूं सर, लेकिन अगर वैसा किया है तो ठीक है, नहीं तो आए दिन तो वहाँ समस्याएं आती रहती है। सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का भराव हुआ है ना, पानी का भराव नहीं होना चाहिए था, या पानी भराव था तो निकासी तत्काल होना चाहिए। आखिर हो क्यों रहा है, किस कारण है कि इतना ज्यादा जल भराव हो गया, जिससे मरीजों को आनंद फानंद इधर उधर भेजा गया, या भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है, वो जाने से पता चलेगा। तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि शायद इनकी तरफ से गलत जानकारी दी जा रही है? मैं गलत जानकारी दी जा रही है कि नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इस बात पर देखा जाए तो वहाँ है ना। ठीक है, हमारे सहयोगी जी.आर. गुर्रे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी.आर. जरा बताइए कि अभी की क्या स्थिति है, अभी क्या हालात हैं? क्या अभी भी अस्पताल में मरीज भर्ती हैं क्या, जिनका उपचार हो रहा है, या सभी मरीज को जैसा दावा किया जा रहा है यहाँ से उन्हें रेफर कर दिया गया है? मरीज है। जी.आर. आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। जी जी.आर. अपनी बात रखिए। जी, ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो लगातार बारिश होने के कारण पानी भरा हुआ था, और जिसमें बहुत सारे मरीज अंदर में एडमिट थे हॉस्पिटल के अंदर में, लेकिन अभी फिलहाल जो कुछ मरीज हैं वहाँ भी अंदर में एडमिट हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो वहाँ बाहर रिफर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो मरीज हैं वो अंदर में है। और कहीं जो विभाग है, जवाब दे दीजिए आप। हमारे संवाददाता जी.आर. गुर्रे को आपने सुन लिया। जी.आर. साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अभी भी मरीज वहां पर भर्ती, जिनका उपचार हो रहा है। कीर्तन जी, मरीज वहीं भर्ती हैं, दूसरे जगह शिफ्ट किए गए हैं, उस वार्ड से हटा करके दूसरे वार्ड में भर्ती किए गए हैं, उसको वहां से शिफ्ट किए गए हैं। वहां से कहां शिफ्ट किया गया उन्हें? वहां से आइसोलेशन वार्ड है अपने पास, जो वो खाली था, उसमें मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। और जहाँ पानी भरा था वहाँ ऐसा कहीं पर भी कोई मरीज नहीं रखा गया है। एक बार जी.आर. वास्तविक स्थिति क्या है, जहाँ पर पानी भरा था क्या अभी भी वहां पर मरीज है, या उन्हें वहां से हटा लिया गया? हटा लिया गया है, कहीं पानी नहीं है, कोई वो नहीं है। जी, वहां से मरीज हटा दिए गए हैं और दूसरे जो रूम है वहां शिफ्ट किए गए हैं। लेकिन ऐसा जो स्वास्थ्य विभाग लगातार ये दावे करता है कि हर जो मरीज है उसके बेहतर इलाज किया जा रहा है। और लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो विभाग की लापरवाही कहा जाए, क्योंकि जो मरीज की जिंदगी है वो खुद इलाज करवाने गया है, वो खुद इलाज के लायक हो रहा है, क्योंकि वहां से लगातार जो रात भर बारिश हुई है उस कारण वहां पे जल भराव हुआ था हॉस्पिटल में, जहाँ छोटे छोटे बच्चों का भी इलाज जारी था वहां पे। जी, जाहिर तौर पे देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही है, उसके बाद में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। उज्जैन में शासकीय बालिका विद्यालयों को दाऊद खेड़ी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ छात्राएं, अभिभावक और शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सभी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है और कहा है कि स्कूलों को वर्तमान स्थान से नहीं हटाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्कूलों को शहर से दूर ले जाने से छात्राओं की सुरक्षा, पढ़ाई और नियमित उपस्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं प्रशासन ने सभी आपत्तियों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। कि आपने ये पहले स्कूल बनाया था, स्कूल मतलब शिक्षा के लिए बनाया था ना, तो अब इसको फिर शांतिवन में दर्ज क्यों कर रहे हो? इतनी दूर लड़कियां कैसे जा सकती? आप इसको होटल बना रहे हो, है ना? तो जो लखपति है, जो मतलब अच्छे से ज्यादा कमी है, वो वहां से ना आ सकता दर्शन के लिए।
वो सब दूर जा सकता है, पर गरीब की लड़कियां इतनी दूर नहीं जा सकती है। अगर तुम भेज रहे हो तो बस के अंदर जो भी हादसा हो जाए वो किसका जिम्मेदार है? उसमें अगर कंडक्टर ने और ड्राइवर ने अगर कुछ कर दिया है तो वो कौन जिम्मेदार है? ना वो कोई सर मैडम कोई जिम्मेदार है, ना कोई ये जिम्मेदार ले रहे हैं कि हम इनको लेके जा रहे हैं तो इनको वापस जिम्मेदार में छोड़ेंगे। और जबकि ये है क्या भेज तो रहे हो और छोटे छोटे से बच्चों को, हाँ तो आपने मतलब जो ये हाल है स्कूल, हमारा तो ये कहना है कि आप ये स्कूल महाकाल मैदान और सराफा ये स्कूल ना पर ही रहना चाहिए। तो इन 11 स्कूलों को जो है दाऊद खेड़ी में शिफ्ट किया जा रहा है। अब अगर अक्षरधाम कौन सा मंदिर है अपना, चारधाम से दाऊद खेड़ी की अगर हम दूरी देखें तो करीब 10 किलोमीटर। अब अगर उनके घर से अगर उनकी दूरी देखी जाए तो करीब 25 किलोमीटर तक पहुंच जाती है अगर देखा जाए। जबकि आरटीए में नियम क्या है, आरटीए तो अपने आप में एक है ना, और सरकार को उसका पालन करना चाहिए। उसमें नियम है कि 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल हो और मतलब 8वीं तक का जो स्कूल है माध्यमिक स्कूल वो कम से कम 3 किलोमीटर में हो। कुछ पालक आए थे छात्रों के जो महाकाल चारधाम के पास स्कूल है, जो 9th to 12th स्कूल है, सराफा कन्या विद्यालय और महाकाल मैदान विद्यालय। उनका ये कहना था कि जो अभी निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए हैं कि उनको दाऊद खेड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इन निर्णयों से डिस्टेंस काफी पालकों को बच्चों को पड़ रही है। तो उनका कहना था कि ऐसे निर्णय ना लिए जाएं जिनसे बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़े। उनसे आश्वासन दिया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके जो भी संभावित ऑप्शंस हैं उन पर तलाश किए जाएंगे और बेस्ट निर्णय लिया जाएगा। हमारे साथ में अधिवक्ता जितेंद्र सिंह सेंगर जी जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं। जितेंद्र जी, क्या शिकायतें हैं बच्चों की, अभिभावकों की, क्यों विरोध किया जा रहा है स्कूलों के स्थानांतरित होने का? देखिए, ये जो है आदेश अप्रैल में आया था और इसमें कुल 11 स्कूल हैं जिनको क्लोजर एंड मर्जर स्कीम जो पूरे देश भर में चल रही है, जहाँ स्कूलों को बंद करके एक स्कूल के साथ जोड़ रहे हैं, तो संदीपनी स्कूल के साथ में इसको जोड़ रहा है। ठीक है। अब इसमें जो है कुल 11 स्कूल हैं जिसमें से 6 शहर के काफी पुराने स्कूल हैं, प्रतिष्ठित स्कूल हैं, उनके प्रतिष्ठित नागरिक निकले हैं। हो सकता है कि हमारे, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री भी उसमें से पढ़े हों मध्य प्रदेश के, जी है ना, उनमें से किसी स्कूल में, क्योंकि उस समय प्राइवेट स्कूल नहीं थे, प्रतिष्ठित स्कूल थे। अब इनको बंद किया गया और बंद करके इनको शहर से दूर, जो सरकार खुद बता रही है कि जो वर्तमान स्कूल है और जो नया संदीपनी स्कूल बनाया है उनके इन्होंने जो सूचना जो जिला शिक्षा अधिकारी ने डाली है उसमें वो 7 किलोमीटर बता रही है ना जी। वास्तविकता में वो जो दूरी है वो करीब 9 से 10 किलोमीटर के करीब पड़ रही है ये, लेकिन स्कूल से स्कूल की दूरी है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो ऑलरेडी काफी दूर से आ रहे हैं, जैसे अम्बोदिया से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, नलवा से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, आपके नागतलई से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, धर्मबल्ला से पढ़ने आ रहे हैं। इनकी जो दूरियां हैं 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, मतलब बच्चा जहाँ रहता है वहां से ऑलरेडी जो चारधाम का स्कूल है वही दूर पड़ रहा था। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर उठा रहे हैं। अजीत जी के पास भी चलते हैं। अजीत जी भी स्थानीय रहवासी हैं। अजीत जी, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों के लिए की गई है कि यदि बच्चे इतने दूर जाएंगे तो आखिर उनके लिए क्या इंतजाम किए गए? सर, पहले तो बोला जा रहा था कि वो लोग बस अरेंज करेंगे और बसेस लेने के लिए, छोड़ने के लिए आएंगी, और ये कई जगह पर देखा भी गया है कि जहाँ पे संदीपनी स्कूल खोले गए वहाँ बसेस के लिए बोला गया। कुछ महीने पहले इंदौर भास्कर की एक रिपोर्ट आई, सरकार का कहना है कि 150 करोड़ रुपया बस पे खर्च हो रहा है, ये थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम स्कूल्स को जाने के लिए बच्चों को जो संदीपनी में मर्ज हो रहे हैं स्कूल्स, वहां जाने के लिए साइकिल अलॉट करेंगे। कई जगह पर ये स्कूल्स की दूरी 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है। स्पेशली अगर उज्जैन की बात करते हैं, ये शायद इसका जो डिस्टेंस है सबसे ज्यादा है जो मर्ज हो रहा है। तो 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप स्कूल टू स्कूल की दूरी के लिए अगर बस भी चलाएंगे और 3000 बच्चे हैं जिनको आप शिफ्ट कर रहे हैं, सिटी सेंटर के लगभग 2600 के आसपास बच्चे हैं जिनको शिफ्ट होना है, आप कितनी बसेस चलाएंगे? अजीत जी, अधिकतम कितनी दूरी तय करनी होगी एक छात्र या छात्रा को स्कूल तक पहुंचने के लिए, संदीपनी विद्यालय तक जाने के लिए? गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेटर पे 7 किलोमीटर है, लेकिन वो 8, 9, 10 किलोमीटर आराम से होगा। और इवन ये स्कूल टू स्कूल की दूरी है, लेकिन वो बच्चे जहां से आ रहे हैं वहां से अगर देखा जाएगा तो ये दूरी और ज्यादा हो जाएगी। तो मेन बात तो यही है कि आप सिटी के स्कूल बंद क्यों करोगे? आप संदीपनी विद्यालय खोलिए, बहुत अच्छा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे सारे विद्यालय जितने भी सरकार विद्यालय चला रही है सब संदीपनी जैसे ही होने चाहिए, फैसिलिटी भी वही होनी चाहिए, लेकिन आप स्कूल्स बंद क्यों करोगे? आप शहर के बीच के स्कूल्स बंद करके 3000 बच्चों को शिफ्ट कर रहे हो, ये कौन सी इसमें बुद्धिमत्ता है?
आपको अगर करना था तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इन्हीं स्कूल्स को और बेहतर करते। आप देखेंगे उज्जैन के सिटी सेंटर पे बिल्कुल महाकाल के कॉरिडोर के जस्ट बाहर और एकदम सिटी के बीचों बीच में एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का अपने आप में ही मतलब एकोमोडेशन बहुत अच्छा है। वो ऑडिटोरियम है, जिम्नेजियम है, सारी चीजें हैं। इवन 100 ट्राइबल बच्चों का एक हॉस्टल भी चलता है उसी बिल्डिंग में। और वही बिल्डिंग अगर आप 2 मंजिला और बढ़ा देते, 5 मंजिला और कर देते तो इस बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती, स्टूडेंट्स की एडमिशन ज्यादा हो जाती। लेकिन अभी क्या हो रहा है, गर्ल्स स्कूल है वहां 1 से 8वीं तक का महाकाल मैदान, बच्चे टीसी कटा रहे हैं वहां से, इसीलिए कि दूरी है। 9 से 12 तक का गर्ल्स स्कूल एक है, वहां पे बच्चे 9 से 12 तक पढ़ रही हैं लड़कियां। 10th में एक बच्ची की 72% है, उसकी माँ बोल रही है मैं भेज नहीं पाऊंगी, मैं इसमें से टीसी कटा रही हूँ और हो सकता है पढ़ाऊं भी ना, क्योंकि 3 बच्चियां हैं और फीस अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल्स की। ये तो सहारा था उन लोगों के लिए जो मजदूरी करके इसमें पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90% लोग मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो 10th 11th की बच्चियां हैं, जो 10th 11th के लड़के हैं, सही बात कह रहे हैं आप। और जाहिर है कि प्रशासन को भी इस और ध्यान देना चाहिए। यदि छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, तो इसमें हस्तक्षेप भी प्रशासन को करना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी और साथी अजीत जी, आप दोनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।